पिछले क्लास में हमने मौर्य काल के बारे में पूरा पढ़ा। आज हम उसके आगे की क्लास करेंगे और जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के समाप्त होने के बाद और गुप्त काल के शुरू होने के पहले भारत में किन्होंने शासन किया। इस बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिनेजेस भारत में शासन किए, जिनके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें इतने सारे राजवंश हैं: कण्व वंश, सातवाहन, कुषाण, चेदी, चोल, चेरा और पंड्या जैसे वंश, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, जिसमें एक एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इन सभी वंश से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। लेकिन बात यही है कि आप अगर सीरियस तैयारी करने वाले हैं तो ये क्लास तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। मौर्यों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो सारे साम्राज्य पर किसी एक का शासन नहीं हुआ, बल्कि छोटे छोटे हिस्से पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। उनके उत्तराधिकारियों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जिनमें एक होंगे यही भारत के ही उत्तराधिकारी और दूसरे होंगे विदेशी उत्तराधिकारी। तो पहले हम बात करते हैं मौर्यों के ऐसे उत्तराधिकारियों की जो भारत के ही थे। तो मौर्य के उत्तराधिकारी में पहली वंश है शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। वे मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ के ब्राह्मण सेनापति थे। इन्होंने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के विदिशा में बनाई। वैसे तो पुष्यमित्र हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे, लेकिन मध्य प्रदेश के भरौत में जो महान बौद्ध स्तूप है, उसका निर्माण शुंगों के शासनकाल के दौरान ही किया गया था। तो ये भरौत स्तूप कला के क्षेत्र में शुंग काल का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। वैसे तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था, लेकिन उसके चारों तरफ सुंदर प्रवेश द्वार की रेलिंग शुंग काल के दौरान ही बनाई गई थी। पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखी थी, वे पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के पुजारी थे। उनके शासन के दौरान ब्राह्मणवादी प्रभाव फिर से बढ़ा था। आपने कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र के बारे में सुना ही होगा। तो इस नाटक के नायक या हीरो पुष्यमित्र के बेटे और शुंग वंश के अगले राजा अग्निमित्र ही थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र, वज्रमित्र, भगभद्र और देवभूति जैसे कमजोर शासकों के कारण शुंग वंश का पतन हो गया। तो शुंग वंश में आप इतना ही पॉइंट्स तैयार रखिए। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसी देवभूति के एक मंत्री वासुदेव थे, जिन्होंने 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या कर दी और सिंहासन हड़प लिया। इस प्रकार वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। इन्होंने वापस से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। ये वंश ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया और 28 ईसा पूर्व में कण्व वंश भी समाप्त हो गया। ये शुंग और कण्व वंश उत्तर भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, लेकिन दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय उत्तराधिकारी सातवाहन थे। 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की और इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण को बनाया, जो महाराष्ट्र में है। तो सातवाहन राजवंश के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स को यहाँ हम समझ लेते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो सातवाहन का सबसे पहला राजा तो सिमुक हो गया, जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की। सतकर्णी प्रथम इसके तीसरे राजा थे और इन्होंने ही विजयों के माध्यम से इस वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसके 17वें शासक हल थे। हल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती या सतसई की रचना की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी 23वां सातवाहन शासक था और यही सातवाहन राजवंश का सबसे महान राजा था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही शक क्षत्रप नहपान को हराया था। वशिष्ठिपुत्र श्री सातकर्णी इसके 24वें शासक थे। इनका विवाह शक क्षत्रप रुद्रदामन की बेटी से हुआ था, लेकिन वो 2 बार रुद्रदामन से पराजित हुआ। यज्ञ श्री सातकर्णी इस राजवंश के 27वें शासक थे और अंतिम महान शासक थे। इसके बाद के सातवाहन राजा अपने पूर्वजों की तरह महान नहीं थे। पुलंवी चतुर्थ सातवाहन वंश के 30वें और अंतिम राजा थे। 3री शताब्दी ईस्वी में सातवाहनों का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया और उसके बाद इक्ष्वाकुओं ने उनके साम्राज्य पर शासन किया। तो ये तो सभी सातवाहन वंश के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। अब हम सातवाहन वंश से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सातवाहनों ने ही
ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को वित्तीय और प्रशासनिक छूट के साथ साथ भूमि दान करने की प्रथा शुरू की, जिसके कारण उनका अधिकार कमजोर हो गया। अमरावती और नागार्जुनकोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण भी सातवाहन शासकों ने किया था और सातवाहनों की आधिकारिक भाषा प्राकृत थी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ ही सातवाहनों ने अपने सिक्के मुख्य रूप से सीसे, तांबे, कांस्य और पोटिन में जारी किए। तो सातवाहनों के बारे में आप इतना ही तैयार रखिए। जब हम पिछले क्लास में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग का इतिहास अस्पष्ट है, यानी ये बात हमें नहीं पता कि आखिर कलिंग पर किसने शासन किया। लेकिन शायद पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में एक नया वंश उभरा जो चेती या चेदी राजवंश के नाम से जाना जाता है। इस राजवंश के बारे में जानकारी देने वाले ज्यादा स्रोत नहीं हैं। इनके बारे में हमें सिर्फ एक स्रोत से पता चलता है और वो है इसके तीसरे शासक खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख से। हाथी गुम्फा शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर से मिला है। उस शिलालेख के हिसाब से खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने जैन भिक्षुओं के निवास के लिए उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण कराया था। तो चेदी राजवंश के बारे में इतना ही आपको तैयार रखना है। मौर्यों के देशी उत्तराधिकारियों में हमने 4 वंशों के बारे में पढ़ा, जो है शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। अब हम मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारियों के बारे में समझ लेते हैं। मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारियों में सबसे पहले हैं इंडो यूनानी यानी बैक्टीरियन यूनानी शासक। ये मौर्यों के बाद उत्तर पश्चिमी भारत के पहले विदेशी शासक थे जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अपना शासन शुरू करते हैं। सबसे प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक मेनांडर था, जो 165 ईसा पूर्व में राजा बना और इसे ही मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। उसे नागसेन्या नागार्जुन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। मिलिंद पन्नाह बुक के बारे में हमने आपको बताया था जब हम भारतीय इतिहास के स्रोतों को पढ़ रहे थे, जिसका अर्थ था मिलिंद के प्रश्न। तो ये वही मिलिंद है। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप भारतीय इतिहास के सभी स्रोतों को समझ जाएंगे और स्रोतों के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। भारत के इतिहास में इंडो यूनानी शासन का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए थे। इंडो यूनानी शासक ही भारत में सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। वे सोने के सिक्के जारी करने वाले भी पहले शासक थे। उन्होंने कला में हेलेनिक यानी यूनानी विशेषताओं को पेश किया, जिससे उत्तर पश्चिमी भारत में गंधार स्कूल का उदय हुआ। इसके बाद इंडो यूनानियों के जगह पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व से शकों ने शासन शुरू किया, जिन्हें सीथियन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन था, जो 130 ईस्वी में राजा बनता है। उसने सातवाहनों के विरुद्ध कई युद्ध किए और जीता भी। हमने आपको सातवाहन शासकों के बारे में अभी जब बताया तो हमने कहा था कि वशिष्ठी पुत्र श्री सातकर्णी ने रुद्रदामन से युद्ध किया और उसकी बेटी से विवाह किया था। इसके अलावे रुद्रदामन ने सौराष्ट्र के शुष्क क्षेत्र की सिंचाई के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। इसके साथ ही गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर एक शिलालेख मिली है जो रुद्रदामन ने ही लिखवाई थी। ये शुद्ध संस्कृत में लिखा पहला लंबा शिलालेख था। तो शक शासक रुद्रदामन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसके बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी चाहिए। रुद्रदामन के अलावे दूसरे महत्वपूर्ण शक शासक थे नहपान, जिन्हें सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने युद्ध में हराया था। उषादेव, घमतिका, चष्टाना ये सब भी महत्वपूर्ण शक शासक थे। लगभग 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने शकों के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ी थी। उन्हें हराने के बाद उन्होंने एक विक्रम संवत नामक युग को शुरू किया, जिसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व से मानी जाती है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी भारत में शकों की जगह पार्थियन ने ले ली, जिन्हें पहलव भी कहते हैं। ये पार्थियन ईरान में रहते थे। अगर हम शकों से उनके साम्राज्य की तुलना करें तो पार्थियन ने उनकी तुलना में
बहुत छोटे क्षेत्र पर नियंत्रण किया। सबसे प्रसिद्ध पार्थियन राजा गोंडाफर्नेस था। इसी के शासन के समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। पहलव साम्राज्य के बारे में बस इतना ही जानना था। अब जानते हैं मौर्यों के अगले विदेशी उत्तराधिकारी और सबसे महत्वपूर्ण कुषाण के बारे में। कुषाणों ने उत्तर पश्चिमी भारत में पार्थियनों की जगह ली और फिर निचले सिंधु बेसिन और ऊपरी और मध्य गंगा बेसिन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस कुषाण राजवंश की स्थापना कड़फिसेस एक या उन्हीं को कुजुल कड़फिसेस भी कहते हैं, उन्होंने की थी। कुषाण के दूसरे राजा कड़फिसेस टू या वेमा कड़फिसेस थे, जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। हमें अफगानिस्तान के रबातक गांव से एक शिलालेख मिली है, जिसे रबातक शिलालेख कहते हैं। उस शिलालेख के अनुसार कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क वेमा कड़फिसेस का ही बेटा था। कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बनता है। कनिष्क ने ऊपरी भारत में कुषाण शक्ति का विस्तार किया और उसने 2 राजधानियां बनाई। एक थी पेशावर, जिसे पुरुषपुर के नाम से जानते थे, और दूसरी राजधानी मथुरा में थी। कनिष्क को ही द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 78 ईस्वी में एक युग की शुरुआत की, जिसे अब शक युग के नाम से जाना जाता है, और भारत सरकार द्वारा इसी संवत का उपयोग किया जाता है। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, जहां बौद्ध धर्म के महायान रूप के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया था। इसके बारे में हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था। उस वीडियो में हमने पूरे धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ा है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो इसके बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। खैर, हम कुषाण शासकों के बारे में पढ़ रहे थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अंतिम महान कुषाण शासक वासुदेव प्रथम थे। कुषाणों ने चीन से शुरू होने वाले प्रसिद्ध रेशम मार्ग को नियंत्रित किया, जो उनके साम्राज्य से होते हुए ईरान और पश्चिमी एशिया तक जाता था। ये मार्ग कुषाणों के लिए बड़ी आय का स्रोत था, जहां से इनकम के कारण ही कुषाण के समय में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। कुषाण भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। कनिष्क के शाही दरबार में कई विद्वानों को संरक्षण मिला। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथारा, ये सभी विद्वानों को कनिष्क के शाही दरबार से संरक्षण मिल रहा था। इन सभी ने जो किताबें लिखी हैं, उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसे भी जरूर देखिएगा। तो कुषाण के बारे में इतना ही आपको तैयार करना है, और उत्तर पश्चिम भारत में मौर्य के बाद जो भी राजवंशों का शासन हुआ, हमने सबको पढ़ लिया। अब दक्षिण भारत में उस समय 3 प्रारंभिक साम्राज्य का शासन शुरू हुआ था। उस काल को संगम काल के नाम से जानते हैं। संगम तमिल कवियों की एक सभा थी, जो मदुरै में पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में आयोजित की जाती थी। परंपरा के अनुसार ये सभा 9,990 वर्षों तक चली और इसमें 8,598 कवियों और 197 पांड्य राजाओं ने भाग लिया। खैर, इस काल में जिन वंशों ने शासन किया, हमें फिलहाल उनके विषय में पढ़ना है। तो पहली से तीसरी शताब्दियों के बीच दक्षिण भारत में 3 साम्राज्यों चोल, चेरा और पांड्या ने शासन किया था। इन तीनों को भी समझ लेने के बाद मौर्योत्तर काल के भारत के पूरे साम्राज्यों के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। चोल, चेरा और पांड्या तीनों के प्रतीक भी कई बार पूछे जाते हैं, तो सबका प्रतीक भी आप याद रखिए। चेरों का प्रतीक धनुष थी, चोल राजाओं की प्रतीक बाघ थी और पांड्य राजाओं की प्रतीक मछली थी। अब पहले हम चेरा वंश के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत के केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र पर चेरों ने कब्जा किया और शासन शुरू किया। उनकी राजधानी वंजी या करियूर थी। इसके मुख्य बंदरगाह मुजरिस और टोंडी थे। चेर शासकों में सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध राजा उद्यंगेरल था। ऐसा कहा जाता है कि उसने कुरुक्षेत्र युद्ध की दोनों सेनाओं को भोजन कराया था और इसलिए उसे उद्यंगेरल की उपाधि मिली। हालांकि चेर राजाओं में सबसे महान सेंगुट्टुवन या लाल चेर था। ऐसा कहा जाता है कि उसने उत्तर पर आक्रमण किया और गंगा को भी पार किया। वो प्रसिद्ध पट्टिनी पंथ का संस्थापक भी था। ये पंथ सतीत्व की देवी कन्नगी की पूजा से संबंधित था।
तो चेरा वंश के बारे में इतना ही आप ध्यान में रखिए। अब चोल साम्राज्य के बारे में समझते हैं। चोल साम्राज्य, जिसे चोल मंडलम कहा जाता था, ये पांड्या साम्राज्य के उत्तर पूर्व में पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच स्थित था। इसकी राजधानी उरैयाउर थी, जो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। चोलों के लिए धन का एक मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। पुहार, जिसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते हैं, ये चोलों का मुख्य बंदरगाह था और ये चोलों की वैकल्पिक राजधानी के रूप में कार्य करता था। चोल साम्राज्य का पहला राजा एलारा था, जिसने श्रीलंका को युद्ध में हराया और लगभग 50 वर्षों तक उस पर शासन किया। उनका सबसे महान राजा करिकला था, जिसने पुहार की स्थापना की और उसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा तटबंध बनवाया। उत्तर से जब पल्लवों का हमला हुआ, तब चोल साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। अब पांड्य साम्राज्य के बारे में समझते हैं। पांड्यों का सबसे पहले उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था, जिन्होंने कहा था कि उनका राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बात आप याद रखिएगा। पांड्य क्षेत्र में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामंद और मदुरै के आधुनिक जिले शामिल थे और इसकी राजधानी मदुरै थी, जो वैगई नदी के तट पर स्थित थी। पांड्यों का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। सबसे पहला पांड्य शासक मुदुकुदुमी था और सबसे महान पांड्य राजा नेंडू जेलियन था। तो पांड्य साम्राज्य में भी इतना ही पॉइंट्स आप तैयार कीजिए। अब समझ लेते हैं संगम काल के प्रशासन के बारे में। संगम काल में प्रशासन का केंद्र राजा था। राजा को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे उसे मन्नम को, वेंडन को रावण या इराइवन कहा जाता था। राजा के दरबार को अवई कहा जाता था। वहां एक प्रथा चलती थी कि युद्ध में हारने वाला राजा खुद को भूखा रखकर आत्महत्या कर लेता था और इस प्रथा को वट्टा किरुताल प्रथा कहते थे। राजा के अधिकारियों की बात करें तो उसके 5 महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जिन्हें पंच महासभाग कहा जाता था। ये थे अमैचर, जो मंत्री हुआ करते थे, पुरोहितर, जो पुजारी हुआ करते थे, दूतर, जो दूत हुआ करते थे, सेनापति यार, जो सेना का कमांडर हुआ करता था, और ओरार, जो जासूस हुआ करता था। राज्य को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था मंडलम या नाडु, जो प्रांत को कहा जाता था। दूसरा था ओर, जो शहर को कहा जाता था। तीसरा था पेरूर, जो बड़े गांवों को कहा जाता था। और चौथा था सिरूर, जो छोटे गांवों को कहा जाता था। तटीय शहर को पट्टिनम कहा जाता था, बंदरगाह क्षेत्र को पुहार और किसी शहर के उपनगर को चेरी कहा जाता था। जमीन के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था उसे कराई कहते थे। साथ ही सामंतों के द्वारा जो टैक्स राजा को दिया जाता था उसे इराई कहते थे। राज्य की सीमा पर लगने वाले टैक्स को उल्गु कहते थे। वैसे क्षेत्र जहां से टैक्स आता था उसे वरियाम कहा जाता था और टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी को वरियार कहा जाता था। तो संगम प्रशासन में जो अधिकारी या नाम है, उन सब की एक लिस्ट बनाकर आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपका पूरा मौर्योत्तर काल समाप्त हुआ। आपने मौर्य के बाद कौन कौन से राजवंश भारत में शासन करते हैं उसके बारे में जाना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए। और ये स्क्रीन पर जो वीडियो है, इसमें हमने मौर्य साम्राज्य और उनके प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था जैसे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरे सीरियस कैंडिडेट्स ये क्लास जरूर देखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका एक भी टॉपिक ऐसे ही बिना तैयार किया हुआ ना रहे। तो जाकर इस क्लास को तुरंत तैयार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपका पूरा जीके मैं ऐसे ही तैयार कर दूं। आप सभी को आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।